नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविकांत तिवारी आज आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा और यह टॉपिक है रोल ऑफ़ डॉक्टर्स इन सोसाइटी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में डॉक्टर, मेडिकल स्टूडेंट्स, रेजिडेंट्स और जनरल पब्लिक के बीच में कुछ आपसी सामंजस्य का अभाव है, जिसके चलते कभी कभी कुछ छुटपुट घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिससे समाज के कई वर्गों में इस तरह का आक्रोश देखने को मिलता है जो कि समाज के लिए उचित नहीं है। इसी टॉपिक पर विस्तार से बात करने के लिए यह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है। इसमें मुख्य रूप से एमबीबीएस के वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर कोर्स एमबीबीएस का ज्वाइन किए हुए हैं उनके लिए यह टॉपिक बहुत ही यूज़फुल होगा। यह फाउंडेशन कोर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का विषय है रोल ऑफ़ डॉक्टर्स इन सोसाइटी। इसी विषय पर बात करने के लिए मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहूँगा। इस लेक्चर के एंड में स्टूडेंट को यह जानना आवश्यक है कि इम्पॉर्टेंट रोल्स इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए क्या बनाए गए हैं, एक अच्छे फिजिशियन में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक फिजिशियन की क्या ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अनएथिकल एक्ट क्या होता है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या है और इसकी क्या पनिशमेंट हो सकती है। So, coming to the roles of Indian medical graduate, we can summarize the important roles as C2L2P। इसका मतलब यह हुआ कि एक मेडिकल स्टूडेंट को क्या क्या गुण उसमें होने चाहिए। अगर उन गुणों की बात करें तो मुख्य रूप से 5 गुण हैं जो उसके अंदर होने चाहिए। He or she should be a good clinician, good communicator, team leader, lifelong learner एंड प्रोफेशनल। अब इन सभी बिंदुओं पर मैं विस्तार से बात करूंगा। क्लिनिशियन, जैसा कि हम जानते हैं कि मेडिकल करिकुलम 4.5 वर्ष का करिकुलम है, पाठ्यक्रम है। उसके बाद 1 वर्ष की इंटर्नशिप होती है। इस पाठ्यक्रम में प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स का ज्ञान इन मेडिकल स्टूडेंट्स को दिया जाता है। प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में शरीर की संरचना, उसकी क्रिया और उससे रिलेटेड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट को डिस्कस और पढ़ाया जाता है। इसके बाद पैरा क्लिनिकल फेज में बीमारी से संबंधित पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और उसकी दवा की जानकारी फार्माकोलॉजी में दी जाती है। इसके बाद क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जैसे कि ऑफ्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, सामुदायिक स्वास्थ्य, कम्युनिटी मेडिसिन और मेडिसिन, सर्जरी, गायनी-ऑप्स, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, साइकेट्री, रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। तो पूरे पाठ्यक्रम में एमबीबीएस स्टूडेंट्स को मरीजों की प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग आनी चाहिए। आजकल प्रायः देखा जाता है कि डॉक्टर्स विस्तार से मरीजों की हिस्ट्री नहीं लेते हैं। इसका एक कारण हो सकता है कि पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा होता है डॉक्टर्स के पास, लेकिन कई बार प्रॉपर हिस्ट्री न लेने से हम कोई प्रमुख जानकारी या प्रॉपर डायग्नोसिस तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए हर मरीज की विस्तृत हिस्ट्री लेना, हिस्ट्री में उसकी पर्सनल हिस्ट्री, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी बीमारी की पास्ट हिस्ट्री, करंट प्रॉब्लम की हिस्ट्री, कई तरह की हिस्ट्री होती है। तो हमें मरीजों की विस्तृत हिस्ट्री लेने इन डॉक्टर्स को आना चाहिए। उसके बाद हर मरीज का विस्तृत एग्जामिनेशन करना भी ज़रूरी है। यह देखा जाता है प्रायः कि कई डॉक्टर्स इन्वेस्टिगेशंस की तरफ उनका ज़्यादा रुझान होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन लिखना चाहते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन लिखने के पहले हमको मरीज का जनरल एग्जामिनेशन और सिस्टमिक एग्जामिनेशन करना अति आवश्यक होता है। प्रॉपर हिस्ट्री लेकर और प्रॉपर एग्जामिनेशन करके ही हम किसी प्रोविजनल डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं या उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकते हैं। इसके बाद आवश्यकता अनुसार हमें इन्वेस्टिगेशंस कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। एज ए क्लिनिशियन, डॉक्टर को या मेडिकल स्टूडेंट्स को रेशनल प्रिस्क्राइबिंग पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रेस्क्रिप्शन लिखना चाहिए। इसका मतलब यह होता है कि सही मरीज, जो उचित मरीज है, उसके लिए उचित दवा उचित समय के लिए उचित माध्यम के द्वारा दी जाए। मीन्स राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट रूट फॉर राइट पीरियड ऑफ टाइम।
कई बार देखने को मिलता है कि एक पर्चे में मरीजों के लिए किसी एक पर्चे में 10-10, 12-12 दवाइयाँ लिखी होती हैं। इसको मैं पूरी तरह से सही या गलत तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमें पर्चे पर मरीज की दवा लिखते समय यह आवश्यक बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए वो यह है कि दवाओं के बीच में आपस में भी ड्रग टू ड्रग इंटरैक्शन होता है। तो हमें कभी भी पर्चे पर दवा लिखते समय ड्रग इंटरैक्शन का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह कभी कभी मरीजों में कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इवेंट भी क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा मेडिकल स्टूडेंट्स को फंडामेंटल बेसिक रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च और ट्रांसलेशनल रिसर्च की भी जानकारी होनी चाहिए। और मेडिकल पर्सन्स जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या सब सेंटर्स या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में पोस्टेड हैं, जो डॉक्टर्स, उनको पेशेंट्स को रेफ़र करना चाहिए हायर सेंटर्स को अगर पेशेंट्स की सिचुएशन क्रिटिकल है। तो एज ए क्लिनिशियन मेडिकल स्टूडेंट्स को इन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, उनको इन प्रमुख गुणों को सीखना चाहिए। एज ए कम्युनिकेटर, द डॉक्टर शुड बी ए गुड लिसनर, गुड स्पीकर. He should speak effectively and respectfully. डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स को क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। कई बार मरीज की समस्या को हम नहीं समझ पाते हैं, वह क्या कहना चाहता है। अगर मरीज हमारा पेरिफेरल एरियाज़ का है, अगर उसको हमारी भाषा का ज्ञान नहीं है, तो डॉक्टर को चाहिए कि वह उसकी लोकल लैंग्वेजेज को भी सीखे, जिससे मरीज की कंप्लेंट्स या प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से समझ पाए। इसके अलावा डॉक्टर्स को न केवल मरीज बल्कि आपस में काम करने वाले अन्य सहभागी जैसे कि वरिष्ठ डॉक्टर, कनिष्ठ डॉक्टर, सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स, अदर फैकल्टी मेंबर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के साथ भी अच्छा कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाहिए। डॉक्टर या मेडिकल स्टूडेंट्स को टीम लीडर की भावना रखते हुए डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर में मोटिवेशन, एजुकेशन, हेल्थ प्रिवेंशन, हेल्थ प्रमोशन एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि मेडिकल पाठ्यक्रम एक लंबा पाठ्यक्रम है, अधिक समय इसमें लगता है, तो इसके लिए एक बिंदु दिया गया है कि मेडिकल स्टूडेंट शुड बी लाइफ लॉन्ग लर्नर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमको डे टू डे, डे बाय डे अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना है। वो हम कैसे कर सकते हैं? बाय परफॉर्मिंग सेल्फ असेसमेंट ऑफ नॉलेज, परफॉर्मेंस ऑफ सेल्फ असेसमेंट ऑफ स्किल्स, अटेंडिंग CMEs रेगुलरली। जो भी वर्कशॉप, सेमिनार्स या CMEs होती रहती हैं मेडिकल एजुकेशन से संबंधित विभिन्न विषयों पर, उसको डॉक्टर्स को और मेडिकल स्टूडेंट्स को सदैव अटेंड करते रहना चाहिए। सर्च एंड क्रिटिकली इवेलुएट मेडिकल लिटरेचर, जो भी पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ना चाहिए। और अपने करियर को भी प्रोग्रेस करने के लिए क्या उपयुक्त तरीके या उपयुक्त मार्गदर्शन लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी हमने मुख्य रूप से बात की क्या क्या गुण होने चाहिए या क्या क्या रोल्स हैं एक डॉक्टर में। तो उसमें हमने बात की क्लिनिशियन, कम्युनिकेटर, लाइफ लॉन्ग लर्नर, टीम लीडर। पांचवी प्रॉपर्टी आती है, उसको बोलते हैं प्रोफेशनल। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो कि मेडिकल करिकुलम है, इसका मतलब यह हुआ कि द पर्सन एंड प्रोफेशन शुड बी सेल्फलेसनेस with due integrity, accountability, responsibility, respect and honor, and he or she should maintain professional boundaries, manage ethical and professional conflicts, and should follow legal and ethical codes of conduct. पर्सनल क्वालिटीज़ एक फिजिशियन में क्या होनी चाहिए? ही शुड बी केयरिंग, लाइफ लॉन्ग लर्नर एंड रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स सोसाइटी। प्रोफेशनल क्वालिटीज़, he should give priority to the patient's interest. Physician should be answerable. He should be excellent in his activities with updated skills and knowledge. Confidentiality for building a trust with patient. Confidence is required. He should do his duty with honor and integrity. Should being humble, knowledgeable. The principle of ethics such as beneficence, non-maleficence, autonomy and justice should be followed.
by him or her. He should be respectful to patients, their families, other physicians and colleagues, good communicator and team leader, and his behavior should be non-judgmental. Non-judgmental behavior means providing service to patients irrespective of age, gender, marital status, race, religion, nationality, politics and socio-economic status. इसका मतलब ये हुआ कि एक डॉक्टर इन सभी चीज़ों से अनबायस्ड होकर के, वो चीज़ें क्या हैं, मुख्य बिंदु क्या हैं, कोई भी उम्र, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, पॉलिटिक्स या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इन सब चीज़ों से परे होकर के मरीज को सद्भावना और रिस्पेक्ट के साथ ही इलाज करना चाहिए. सो रोल ऑफ अ फिजिशियन इन हेल्थ केयर सिस्टम. हम जब तक किसी सिस्टम को समझ नहीं सकते हैं तब तक हम उस सिस्टम में अपना पूरा तरह से अपने रोल को प्ले नहीं कर सकते हैं. तो हमको हेल्थ केयर सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं इसकी हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल हमारे लिए क्या बनाए गए हैं इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए, लीडरशिप रोल क्या क्या है, फिजिशियन एज हेल्थ एजुकेटर, फिजिशियन एज प्रोफेशनल, फिजिशियन एज रिसर्चर, फिजिशियन एज ए टीचर, फिजिशियन एज अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. तो डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं फिजिशियन के हेल्थ केयर सिस्टम में. हेल्थ केयर सिस्टम की अगर बात करें तो इंडिया में मुख्य रूप से पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर ये प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे आता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ये सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल पे आता है, एंड मेडिकल कॉलेजेस, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स ये टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम में आते हैं. तो डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट रोल्स हैं फिजिशियंस के या डॉक्टर्स के, उसको समझने और उसके क्रियान्वयन की आवश्यकता है. लाइफ लॉन्ग लर्नर, बार बार यह बात इस स्लाइड में की गई है इस पीपीटी में. इसका मतलब यह हुआ कि हमको समय समय पर अपने नॉलेज और स्किल को अपडेट करते रहना है. लर्निंग टू नो, लर्निंग